हेलो एवरीवन, मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल। इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति विश्व में और महाद्वीप में कहाँ पर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। अगर इसको हम पृथ्वी मान लें तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्या है, पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं में बांटा हुआ है। जैसे कि इस के ग्लोब के बीचों बीच हमने एक रेखा खींच रखी है। ये वास्तव में है नहीं, केवल ये काल्पनिक है हमारी सुविधा के लिए। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इन नामों से इसको जाना जाता है। इसके ऊपर की तरफ यदि हम भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से 90 डिग्री अक्षांश ऊपर तक हर डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा हम लोगों ने खींची हुई है। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, इसी तरह से नीचे। तो हम देखेंगे कि ये जो अक्षांश है ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। 90 डिग्री जाने के बाद क्या है, नीचे और ऊपर ध्रुव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि बात की जाए कि अक्षांश कितने होते हैं तो अक्षांशों के कुल मान कितना, कुल संख्या कितनी है 181, क्योंकि 0 ये है, इससे नीचे 90 ये और इससे ऊपर 90, तो 181 हो गए। लेकिन यदि अक्षांशीय रेखाओं की बात की जाए तो ये यहाँ पर रेखा नहीं है, यहाँ पर ध्रुव है। तो इस प्रकार अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 मानी जाती है। इनमें से कुछ एक अक्षांशों का विशेष महत्व भी दिया गया है। जैसे कि कोई एक यहाँ पर 23.5 डिग्री और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो जो उत्तर में जो 23.5 डिग्री के ऊपर है इसको हम कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क को इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं। और इसी तरह से 23 डिग्री नीचे मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इसी तरह से 66.5 डिग्री पे भी ऊपर इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसी तरह से नीचे इसको भी हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब क्या है, इनका नाम हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि इनका विशेष महत्व है। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, ये जो भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें जो है सीधी इसके ऊपर पड़ती हैं, आगे तिरछी होती हुई जाती हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं से हमें क्या पता प्राप्त होता है, एक तो ये इनसे हमें जो कटिबंध हैं उनका निर्माण करने में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है पृथ्वी पर, उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी जो है ज़्यादा पड़ती है। और इसी तरह से उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में, और इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो कटिबंध है, जो जोन है, उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं, ठंडा प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। और जो बीच में भाग बच गया उत्तर और दक्षिण में, जैसे कि मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में और उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच में जो स्थान बच गया उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी के साथ साथ भूमध्य रेखा से जितने हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ऐसे ही दिन रात के समय की अवधि जो है वो बढ़ती हुई जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर 6-6 महीने के दिन रात पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता भी कम होती हुई जाती है।
जो है जीवों की संख्या जो है, जीवों की जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें कमी आने लगती है। जैसे कि अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर अंटार्कटिक महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर पेंगुइन जैसे कुछ एक गिने चुने ही जीव ही पाए जाते हैं, ज़्यादा जीव वहाँ पर नहीं पाए जाते। तो क्या है, इससे भी हम जो है देशों के स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। एक जो है अक्षांश रेखा जो है और दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में लगभग 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसी तरह से जो देशांतर रेखाएं हैं वो भी पृथ्वी पर खींची गई हैं, वो भी काल्पनिक हैं, वो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई हैं। जैसे कि इस प्रकार क्या है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की हमें कोणात्मक दूरी का आभास कराती है। इनकी संख्या जो है वो 360 है, क्योंकि पूरा एक जो चक्कर लगाने में 360 डिग्री होते हैं। इनसे क्या है, इनसे भी हमें देशों की स्थिति का बारे में पता लगाने में सहायता मिलती है और इससे हमें यह भी पता चलता है कि किस देश में इस समय क्या समय होता होगा, क्योंकि एक डिग्री से दूसरी डिग्री के बीच में जाने पर, एक डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर के बीच में लगभग 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। जैसे कि 0 डिग्री जो देशांतर है वो हम लोगों ने लंदन के समीप जो ग्रीनविच जगह है उसको मान लिया गया है, और हमारी जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो लंदन और हमारे देश के समय के बीच में लगभग 5.5 घंटे का समय है। हम लोगों ने 82.5 डिग्री देशांतर को ही क्यों चुना है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तब क्या है, जब हमको पता चल गया है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो इनसे हमें अब किसी भी देश की स्थिति के बारे में पृथ्वी पर जानने में सहायता मिलेगी। जैसे कि जीपीएस, वो भी इसी के ऊपर ही कार्य करता है। तो देखने के हम पता करते हैं कि जैसे कि हम एक मैप बना लेते हैं भारत का, इससे जो है हमें भारत की स्थिति को जानने में आसानी हो गई। मैप इतना अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन हमें समझ में आ जाएगा कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, भारत किस जोन के अंदर, किस कटिबंध के अंदर आता है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, यदि हम इसको 4 भागों में बांट दें, ये भूमध्य रेखा है और ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, तो जो है कौन से भाग में भारत होता है, तो भारत जो है भूमध्य रेखा से ऊपर है, जो क्या है वो इस भाग में है भारत। कैसे हम देखते हैं, इसे ऊपर हम जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश, इस रेखा से हम इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर, इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। जैसे कि भारत का जो सबसे पश्चिमी जो स्थान है वो कितना है, 36 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो सबसे पूर्वी जो सिरा है भारत का वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 36 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। इस प्रकार भारत की जो यहाँ से चौड़ाई जो है वो लगभग 2933 किलोमीटर है। इसी प्रकार यदि हम भारत के सबसे ऊपर की बात करें तो ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
और सबसे नीचे की बात करें तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य में पाया जाता है। भारत का जो सबसे ऊपर का उत्तरी जो स्थान है इसको हम बोलते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारत का जो सबसे उत्तरी जो जगह है, ये वाली जो जगह है इसको हम इंदिरा कौल बोलते हैं। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ जो गुजरात के अंदर जो सबसे पश्चिमी जो स्थान है भारत के अंदर उसको हम बोलते हैं गौर मोता या फिर गौहर माता। और सबसे जो पूर्वी सिरा है भारत का उसको हम बोलते हैं किबिधु। किबुधु ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, अगर सुना भी होगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन वो क्या है, पूरे भारत की का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि मुख्य भूमि की बात करें, जो मुख्य भूमि है भारत की, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, लगभग 500 के आसपास जो द्वीप समूह है उनके अंदर जो सबसे नीचे है, जिसका नाम है द्वीप समूह का नाम है, द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है उस द्वीप का? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार उस ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको हम पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। जब भारत के अंदर जो सुनामी आई थी वर्षों पहले, तो उस समय ये जो है इंदिरा पॉइंट जो है ये डूब गया था। उस समय से लेकर अब तक ये डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। तो यहाँ तक समझ लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बाद में वीडियो को रिवाइंड करके लिख भी सकते हैं। और इस प्रकार हम अगर बात करें भारत की लंबाई की, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, इस प्रकार से भारत की बात करें तो इस प्रकार भारत की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर के आसपास है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो महाद्वीप में कहाँ पर है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिणी एशिया में पाया जाता है। और नीचे जो ये महासागर पाया जाता है उसका नाम है हिंद महासागर। पूरे विश्व में एक ही महासागर है जिसका नाम है किसी देश के ऊपर पड़ा है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है हिंद महासागर के अंदर एक बड़ी ही विशेष स्थिति है, उसको भी हम अभी देखते हैं। तो भारत की सीमा जो है वो स्थल और समुद्र दोनों से लगती है। भारत की जो कुल सीमा है वो लगभग 22,716.6 किलोमीटर इतनी जो है भारत की पूरी सीमा है। यदि हम अलग अलग बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। स्थलीय सीमा वो है लगभग 15,200 किलोमीटर, लगभग कितनी है 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा वो है लगभग 7516.6 किलोमीटर। इसको भी हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा। क्या है, जो मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो अलग, और जो हमारे जो द्वीप समूह हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है पूर्व के अंदर, लक्षद्वीप है दक्षिण के अंदर, यदि हम उनकी तटीय सीमा को भी जोड़ लें तो टोटल कितनी है 7516.6 किलोमीटर। यदि अलग अलग की बात करें तो लगभग 6100 किलोमीटर जो है मुख्य भूमि
मुख्य भूमि की है उसकी तटीय सीमा कितनी है 6600 किलोमीटर। और यदि द्वीप समूहों की बात करें, यदि द्वीप समूह की बात करें तो वो कितनी है, लगभग आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो ये कितनी है लगभग 1416.6 किलोमीटर। ये जो द्वीप समूह है भारत के उनकी तटीय सीमा है। तो इस प्रकार भारत की कुल तटीय सीमा लगभग कितनी है 22,716 के आसपास है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल की, भारत का क्या है विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का लगभग भारत के अंदर 2.4% है, जबकि भारत के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। लगभग 1,21 करोड़ जो है जनसंख्या थी 2011 में। अब 2021 में आगे जनगणना की जाएगी। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो विश्व का क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4 किलोमीटर है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। तो क्या है, इतनी जो क्षेत्रफल है उसके बावजूद भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़े देश की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा देश है वो है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर है यूएसए। चीन और यूएसए के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। चीन का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो विवादित क्षेत्र है। चीन ने बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, चीन ने कृत्रिम जो है टापू भी बनाए हुए हैं समुद्र के अंदर। तो यदि उन सबको जोड़ ले तो चीन जो है तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर है यूएसए, पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर है भारत। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है। तो हम भारत की सीमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। भारत की सीमा जो है किन किन देशों के साथ लगती है और भारत के किन किन राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। तो हम पहले देखते हैं कि भारत के लगभग 9 राज्य जो हैं उनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत की समुद्र से वो है गुजरात, और सबसे कम लगती है वो है गोवा। क्या है, जो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है, गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसको हम बोलते हैं काकरा पार। गुजरात की जो स्थलीय जो सीमा जो है समुद्र से लगती है उसको हम काकरा पार कहते हैं। और दमन और द्वीप से लेकर महाराष्ट्र की जो पूरी सीमा है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय प्रदेश है उसको हम कहते हैं कोंकण। इनके नामों का विशेष महत्व है। उसके बाद यदि हम बात करें कर्नाटक के तटीय प्रदेशों की, तो उसका नाम है कन्नड़। और इसी तरह से यदि हम केरल के तटीय प्रदेशों की बात करें तो उसका नाम है मालाबार। मालाबार जो है, जब भारत के अंदर मानसून की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इसी मालाबार क्षेत्र के अंदर बारिश होनी शुरू होती है। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि नारियल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर नारियल पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें अगले तमिलनाडु की, तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसको हम कोरोमंडल कहते हैं। ये क्या है,
जब मानसून लौटता है वापस में, जब सर्दियों में बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा कोरोमंडल इस प्रदेश में होते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में पानी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसको हम कोरोमंडल कहते हैं। उससे आगे जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है जो कि पश्चिमी बंगाल को छूता है, पश्चिमी बंगाल तक, आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक का जो तटीय प्रदेश है उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ये अलग अलग नाम है। अगर बात करें तो इस तरफ के जो तटीय प्रदेश है उसको हम पूर्वी तट कहते हैं और इधर का जो तटीय प्रदेश है उसको हमें पश्चिमी तट कहते हैं। पूरे को जो पश्चिमी राज्य हैं वो उस तरफ के 5 राज्य और जो पूर्व की तरफ है उधर के 4 राज्यों की सीमा जो है भारत की समुद्र को छूती है। तो इस प्रकार भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। उसके बाद जो है हम लोगों ने बात की थी जो स्थलीय सीमा है भारत की किन किन देशों के साथ लगती है, तो भारत की सबसे स्थलीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी? बांग्लादेश की भारत के साथ सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा भारत की ये जो प्रदेश हैं 7 सिस्टर बोलते हैं, इधर वाले जो सारे राज्य हैं इनकी सभी की सीमा बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। दूसरा नंबर है चीन का। चीन के साथ भारत की सीमा लगती है लगभग 3488 किलोमीटर। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत से 3323 किलोमीटर। यदि बात करें नेपाल की, ये इधर जो नेपाल है, नेपाल की सीमा लगती है भारत से 1757 किलोमीटर। बात करें इधर भूटान की, यदि भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा लगती है भारत से 106 किलोमीटर। हालांकि अब ये जो क्षेत्र है जहाँ पर नेपाल की सीमा जो है भारत से लगती थी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन बात करें अगर सीमा की ऑफिशियली अगर बात की जाए तो लगभग 106 किलोमीटर जो है भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। और म्यांमार की सीमा लगती है 1043 किलोमीटर। नीचे है जो सबसे नीचे श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती। हालांकि दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसको हम पाक जल संधि कहते हैं। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उस समय जो मद्रास का अधिकारी था रॉबर्ट पाक, उसके नाम पर इस पाक जल संधि का नाम रखा गया है। इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई देश है इस प्रकार, जैसे कि भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है और इधर इस प्रकार श्रीलंका है, तो ये जो इस प्रकार की जो स्थिति है ये देखिए, ये जो है कि डमरू की आकृति बनाते, तो इसको लिए इसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं और जो जल संधि है उसको पाक जल संधि कहा जाता है। सीमाओं के नाम की बात करें तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन, इसका निर्धारण जो है 1914 में किया था। भारत के जो ब्रिटिश अधिकारी थे और चीन के जो अधिकारी हैं उनके मध्य है। हालांकि
चीन इसको स्वीकार नहीं करता है। चीन अब भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका ही एक भाग है। तो भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसको हम डूरंड रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा यह उन अधिकारियों के नाम के ऊपर है जो उस समय जिन्होंने इस रेखा का रूपरेखा तैयार की थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि बात की जाए तो उस समय भारत और पाकिस्तान की जो एक सेकंड तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत की इन देशों के साथ जो है समुद्री सीमा स्थलीय सीमा लगती है। अब बात करते हैं समुद्री सीमा की। भारत की जो समुद्री सीमा है यहाँ इस प्रकार गुजरात से लेकर जो लगती है, तो जो समुद्री रेखा है उसके नामकरण की बात आती है। जो तट से 12 मील तक, तट से लेकर समुद्र के अंदर जो 12 मील तक का जो क्षेत्र होता है, जो सीमा होती है, जो समुद्र के अंदर जो मील की लंबाई होती है वो स्थल से ज़्यादा होती है। 1 मील लगभग 1.8 मील स्थल के बराबर होती है। तो मुख्य सीमा से जो 12 मील समुद्र के अंदर तक की जो सीमा होती है उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। इस सीमा के ऊपर देश का पूर्ण नियंत्रण होता है। यदि बात करें मुख्य रेखा से 24 मील तक, 24 मील तक के क्षेत्र को, तो इसको हम बोलते हैं संलग्न सीमा। क्या है, बहुत इस सीमा तक जो विदेशी जो जहाज होते हैं, जो विदेशी जो रास्ते यहाँ से निकलते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स वगैरह वसूली का काम भी इस सीमा के अंतर्गत तक किया गया है। भारत के जो है समुद्र के अंदर एक ऐसी स्थिति है जो भारत जो है एशिया के लगभग दक्षिणी एशिया है और महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ, अफ्रीका के देशों के साथ, यूरोप के देशों के साथ अच्छी प्रकार से समुद्री रास्ते से व्यापार कर पाता है। समुद्री रास्ता जो है इंटरनेशनल जो सामान का जो आदान प्रदान होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उसका बहुत बड़ा भाग, अधिकतर भाग जो है वो समुद्री रास्ते से ही होता है। जैसे कि आप लोगों ने स्वेज नहर का नाम सुना होगा, सबसे बड़ी जो नहर है उस जो 1859 में खोली गई थी। क्या है, भूमध्य सागर और जो लाल सागर के बीच में जो एक देश था इजिप्ट, जो अब भी है मिस्र देश, उसके बीचों बीच से नहर निकाल दी गई है। तो इस नहर की वजह से क्या है, पहले यूरोप वासियों को या भारत लोगों को यूरोप से व्यापार करने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से चक्कर लगाना पड़ता था। स्वेज नहर के कारण भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आ गई है। उसके बाद यदि हम बात करें मुख्य सीमा से 200 मील तक, मुख्य सीमा से 200 मील तक का जो समुद्र के अंदर जो क्षेत्र होता है, मुख्य तटीय सीमा से लेकर 200 मील तक, 200 मील तक, उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक खनिज जो पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, उसका प्रयोग देश जो है कर सकता है। हमारा देश भी इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। जो मुंबई हाई, जो महाराष्ट्र के मुंबई के पास आप लोगों ने सुनी होगी, सबसे ज़्यादा तेल भारत के अंदर है, वहीं से निकलता है समुद्र के अंदर से। इसके अलावा
जो वैज्ञानिक खोजें हैं, जैसे बम्बों का परीक्षण वगैरह करना है, तो वो भी इसी सीमा के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद का जो क्षेत्र है 200 तटीय सीमा से 200 मील के बाद का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आ जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के कारण जो है कई देशों का आपस में विवाद भी होता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हम लोगों ने भारत के मानक समय की बात की थी, जो मुख्य जो देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच, वो पूरे विश्व के समय का निर्धारण करती है। अब जैसे कि हमारा देश था, जो कि देशांतर क्या है, लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का सबसे पूर्वी भाग है। और ये गुजरात की अगर बात करें तो हम भारत का जो 68.7 पूर्वी देशांतर तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर के पर जाने पर लगभग कितना 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में लगभग 2 घंटे का अंतर है। गुजरात में सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो जिस कारण जो है स्थानीय समय के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता था, बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो इसलिए भारत ने क्या किया, भारत के लगभग मध्य बीच से गुजरने वाली एक मानक रेखा लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, जो कि एक जगह है इलाहाबाद के नैनी, वहाँ से गुजरती है। इसको हम लोगों ने भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर लिया है। भारत का और जो है श्रीलंका और नेपाल, उन्होंने भी इसी सीमा देशांतर रेखा को अपनी समय रेखा के तौर पर अपनाया हुआ है। तो इस प्रकार नेपाल, भारत और पाकिस्तान का श्रीलंका का समय जो है वो बिल्कुल बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। इसके लिए हम क्या है एक दूसरी वीडियो बनाते हैं, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।